नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना की कहानी सुनने को मिलेगी। ये भूतिया घटना एक कचरा साफ करने वाले के साथ घटी थी ग्वालियर में। दिग्विजय नाम का ये लड़का कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आएगा। ये कहानी भले इतने दिनों से आ रही कहानी के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी होगी, लेकिन सच बता रहा हूँ इस कहानी में ऐसा ट्विस्ट है, कहानी ऐसा टर्न लेगी कि आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा सुनकर। बहुत मज़ा आएगा भाई, अंत तक बने रहना। चलते हैं 2 साल पहले सन 2023 में दिग्विजय की ज़िंदगी में और डिटेल में जानेंगे कि दिग्विजय की रूटीन कैसा था, उसके साथ क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, वो कैसे इस सिचुएशन से बच सकता था, सब कुछ। तो 2023 के टाइम में दिग्विजय ग्वालियर में एक बहुत अमीर सोसाइटी की सड़क में झाड़ू लगाने का काम किया करता था। ये एक बहुत पॉश, बहुत अमीर, बहुत रिच सोसाइटी थी जिसने एक कंपनी को अपनी सोसाइटी के सड़क का कॉन्ट्रैक्ट दी हुई थी कि भाई तुम हमारी सड़क को खाली साफ रखो, ऐसा वाला कॉन्ट्रैक्ट दी हुई थी। ठीक है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो एक मालिक था उसने अपने 3 आदमियों को रखा हुआ था, मतलब 2 आदमी एक औरत थी। तो इनमें से एक अंकल जी थे। अंकल जी का नाम थोड़ा हमको साइलेंट रखना है, इसलिए अंकल जी ही बोलेंगे उनको हम। ठीक है। तो उस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत 3 लोग काम कर रहे थे। एक अंकल जी जिनकी उम्र लगभग 45 से 50 साल की थी, एक दिग्विजय जो कि 27-28 साल का लड़का था, और एक लीला नाम की लड़की जिसकी उम्र 21-22 साल की रही होगी। इन तीनों का यही जॉब था कि वो सुबह सुबह 5:30-6 बजे इस सोसाइटी में पहुंच जाएं, झाड़ू लगाएं, कचरा उठाकर सोसाइटी के आखिरी एंड वाले पॉइंट में लेकर जाएं और वहाँ पर ढेर सारे कचरे के डब्बे रखे हुए थे, उसमें कचरा डाल दें। 1 हफ्ते तक उसी में कचरा डालें। फिर इस सोसाइटी में एक कचरा की गाड़ी आएगी, ट्रक आएगा, जितने भी डब्बे हैं वो पड़े हुए हैं, वो ट्रक डब्बे को अपने उसमें लोड करेगा, डब्बे के कचरे को, और कचरा सोसाइटी से बाहर लेकर चला जाएगा। ठीक है, अभी तक का सब कुछ क्लियर है। अब भाई जो इसमें अंकल जी हैं, झाड़ू लगाने वाले अंकल जी, वो मैक्सिमम टाइम बीमार रहते। उनको थायराइड की परेशानी थी जिससे वो काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे थे। मैक्सिमम टाइम वो काम पे नहीं आ पाते थे। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिला था, वो मालिक, इन लोगों का मालिक मतलब दिग्विजय अंकल और लीला लोगों का मालिक जो था, मेन आदमी कचरा सेठ ना, वो अंकल जी को नौकरी से नहीं निकाल रहा था। अंकल जी से कचरा सेठ का बहुत लगाव हो गया था और कचरा सेठ बस उनको रखा हुआ था, ऐसी फोकट की सैलरी दे रहा था। महीने में 10 दिन अंकल जी आते थे, 20 दिन छुट्टी मारते थे। मतलब इन शॉर्ट कचरा साफ करने वाले इस सोसाइटी के 2 ही लोग थे, एक दिग्विजय और एक लीला। दिग्विजय मन ही मन लीला को बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं बनी थी कि वो जाकर कभी कन्फ्रंट कर ले कि लीला आई लव यू, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कभी हिम्मत नहीं थी। एक साइलेंट, एक तरफा प्यार था। वो हमेशा मौका ढूंढता था कि वो हमेशा लीला के आसपास ही रहे और झाड़ू लगाए। ये ऐसा करता था कि ये झाड़ू लगाता था, लीला कचरा उठाती थी, ये साथ साथ लीला के जाता था, कचरे डब्बे में कचरा डालता था और घर लौट जाया करता था। लेकिन ये कहानी सुनने में जितनी ज़्यादा आपको आसान समझ में आ रही है उतनी ज़्यादा थी नहीं। इनका जॉब बहुत टफ था। ये बहुत बड़ी सोसाइटी थी। इस सोसाइटी में झाड़ू लगाने में, रोड भी बहुत बड़ी थी, तो झाड़ू लगाने में ना बैंड बज जाया करती थी, लीला की और इसकी दोनों की। और ठंड का टाइम जब आता था ना, मैं आपको क्या ही बताऊं, कंडीशन इतनी वर्स्ट हो जाती थी कि हाथ पैर जम जाया करते थे। अभी से ठीक 2 साल पहले 2023 में ग्वालियर के इलाके में अच्छी खासी ठंड पड़ी थी। इनको सुबह सुबह 5:30 बजे यहाँ पर झाड़ू लगाने आना पड़ता था। 5:30 से लेकर लगभग 6:30 पौने 7 बज जाया करते थे। इतनी बड़ी रोड थी झाड़ू लगाने में, 1 घंटे से ज़्यादा का समय। ये लिटरली बर्फ के बन जाते थे, फिर घर पहुँचते थे। बहुत परेशान रहते थे कि यार कैसे करें यार, इतनी सुबह सुबह, साला उठ के भी नहीं होता है ठंड के टाइम जल्दी, और फिर ऊपर से इतनी ठंडी वाली सोसाइटी में चले जाओ। उस सोसाइटी में ना ग्रीनरी बहुत थी, पेड़ पौधे बहुत थे, उस कारण से ज़्यादा ठंड लगती थी। तो दोनों ऐसी बात करते थे, यार बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती इतनी सुबह आकर यहाँ पर झाड़ू लगाने की। एक दिन वो जो साथ में अंकल जी है ना, उनसे बात करते हैं, अंकल जी अपन कचरा सेठ से बात करें क्या कि यार सुबह सुबह 5:30 बजे यहाँ पर झाड़ू लगाने की हिम्मत नहीं होती है, हम 10-11 बजे आ जाए क्या? तो अंकल जी बोलते तुम लोग पागल हो गए हो क्या? कचरा सेठ कभी इजाज़त नहीं देगा इस चीज़ का। कचरा सेठ का सीन ये है कि सुबह सुबह सोसाइटी को साफ करवा दो, वरना सोसाइटी वाले बहुत गुस्सा हो जाएंगे। किसको अच्छा लगेगा वो सुबह सुबह उठ के अपनी नौकरी पे जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं और उनकी सड़क गंदी रहे। हमारा फर्ज बनता है कि वो लोग उठे उससे पहले हम उनकी सोसाइटी साफ कर दें
और कचरा सेठ का भी यही मानना है। तुम कौन सी उल्टी सोच लेकर चल रहे हो, सुबह सुबह जाया करो चुपचाप। यहाँ पे अंकल जी खुद झाड़ू लगाने वाले हैं, लेकिन वो भी लीला और दिग्विजय का अपने आप को सेठ मानते हैं। ठीक है भाई, लीला दिग्विजय चुपचाप रहते, सुबह सुबह आते, झाड़ू पोछा करते, सोसाइटी में रोड में मतलब सफाई करते और अपने घर चले जाते। लेकिन एक दिन हिम्मत जुटाकर दिग्विजय कचरा सेठ के पास गया और कहता है कि सेठ जी, सुबह सुबह इतनी जल्दी आकर सोसाइटी में झाड़ू लगाने की हिम्मत नहीं बन पाती है। सुबह उठना कितना कठिन होता है, आप तो समझ सकते हैं ना। हम अगर यही काम रात में कर दें 3 बजे के आसपास तो कोई बुराई तो नहीं है, मतलब 3 बजे झाड़ू लगाया, सुबह 5:30 बजे, एक ही बात है ना। रात में 2-2.5 घंटे में कितने लोग गुजर जाएंगे, सोसाइटी के ही तो लोग हैं। मतलब मेन पब्लिक रोड तो है नहीं, प्राइवेट रोड है। सेठ जी कहते हैं कि दिग्विजय तो सही कह रहा है यार, मेरा ही बंदा है, मेरे ही बच्चे हैं। दिग्विजय, लीला, मतलब अगर मैं इनकी बात आज सुनूंगा तो कल ये मेरी बात समझेंगे। 3 बजे लगाए झाड़ू या 5:30 बजे लगाए, इतना बड़ा कुछ फर्क नहीं पड़ जाए। ठीक है दिग्विजय, लीला से बात कर ले, तुम लोग कल से रात में ही झाड़ू लगाना। दिग्विजय बहुत खुश हो जाता है, सेठ जी के पैर वैर पड़ लेता है। सेठ जी, रात में लेट सोना जमता है लेकिन सुबह जल्दी उठना बड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, सेठ जी खुश हो गए और इसको इजाजत दे दिए कि मैं वॉचमैन से बात कर रहा हूं, तू रात में ही आ लीला के साथ। अब ये तो हो गया इन लोगों की परमिशन से लेकर कहानी का एक फ्लो। अब मैं आपको दिग्विजय के एक नेचर के बारे में समझाता हूं। अभी तक आप देख रहे होंगे दिग्विजय थोड़ा एक अलग नेचर का लड़का है ना। उसका नेचर कैसा था मैं आपको बताता हूं। ये बहुत काइंड हार्टेड बंदा था, बहुत शॉर्टेड बंदा था, जो चाहता था वो करता था, पॉइंट टू पॉइंट चीजें अपने इस दुनिया के सामने रखता था। साथ ही साथ वो बहुत ही नरम दिल का लड़का था। वो नेचर से बहुत प्यार करता था, झाड़ियों से, पेड़ पौधों से, ग्रीनरी से, जंगली जानवरों से, भूखे लोगों से। वो अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबों को बांटने में और जानवरों को खिलाने में निकाल दिया करता था। मतलब अगर उसकी पगार थी महीने की 10,000 रुपए ना, तो 10,000 रुपए में से 2,000 रुपए का वो दान धर्म किया करता था। वैसे भले ही गरीब था लेकिन दिल का कितना अमीर था आप समझ सकते हो। 10,000 कमा रहा है, 2,000 का वो गरीबों को और जानवरों को खिला रहा है। अब जहां पर ये रहता था, छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था, ठीक है, इसे घर के पीछे तरफ ना कुछ पेड़ थे, बहुत पुराने पुराने पेड़। इन पेड़ों को ये बचपन से देखता था। वो पेड़ ना हमेशा से इसको मरे हुए सूखे ही दिखाई देते थे। उन पेड़ों में कभी इसने जान नहीं देखा था। इन पेड़ों को कोई कटवाता भी नहीं था। इसके पीछे का कारण ये था कि एक बरगद का पेड़ था, एक नीम का पेड़ था, एक पीपल का पेड़ था, एक आम का पेड़ था और ऐसे कोई पुराने पुराने से पेड़ थे। उन पेड़ों को कोई कटवाता नहीं था क्योंकि सबका मानना था कि पेड़ों को कटवाने से, ये गरीबों की बस्ती थी, झोपड़पट्टी वाला एरिया था और यहाँ पर लोगों का ये मानना था। और सच बता रहा हूँ, गरीब लोग, सच बता रहा हूँ, मैक्सिमम गरीब लोग दिल के बहुत अमीर होते हैं। तो इन गरीबों का ये मानना था कि ये जो पेड़ होते हैं इनको कटवाना पाप होगा, नहीं कटवाना है। खुद से गिर जाए, खुद से मर जाए तो बात अलग है, हम ये कार्य करेंगे ही नहीं। तो वो पेड़ को कभी कटवाते नहीं थे। और दिग्विजय भी अपना एक बहुत अच्छा नेचर होने की वजह से उन पेड़ों को पानी डालने से कभी चूकता भी नहीं था। बचपन से वो उन पेड़ों में पानी डालता था इसी आस के साथ कि एक दिन इन पेड़ों में हरियाली होगी, ग्रीनरी आएगी। समझ रहे हैं आप कितना अच्छा नेचर था। मतलब जानवरों को भी खाना खिला रहा है, पेड़ों में भी पानी दे रहा है, नियम से, डेली का ये नियम था। और भूखों को भी कोई वृद्ध मिल जाए उनकी भी मदद कर रहा है, ठीक है। और रात में लीला के साथ झाड़ू लगाने जा रहा है। अच्छे दिन कट रहे थे, 2023 दिसंबर की बात है। एक दिन लीला काम पे नहीं आती है और अंकल जी तो वैसे ही छुट्टी मारते थे, तो ये अकेला पड़ गया झाड़ू मारने के लिए। कैसा यार, लीला को फ़ोन किया, लीला को फ़ोन भी नहीं लगा। लगा रहा है झाड़ू, लगा रहा है पूरी सोसाइटी में। अकेला, बहुत हालत ख़राब हो गई। सुबह के 5 बज गए, 2 घंटे लग गए। 2 लोग मिलते करते थे तो 1 घंटे हो जाते थे, 1 घंटे में काम हो जाता था। आज 2 घंटे में पूरा काम हुआ। जब उसने वो जो था वो कचरे के डब्बे में डालने को वहाँ पर पहुँचा, सोसाइटी के आखिरी वाले पॉइंट पे, मैंने बोला ना कचरे का डब्बा था, वहाँ पर कचरा डालने को जैसे ही पहुँचा तो क्या देखता है, 2 चमकदार आंखें इसको घूर रही है। इसने सोचा कि होगा कोई कुत्ता बिल्ली, ऐसे ही घूर रहा होगा, इग्नोर मारता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। फिर थोड़ा सा कचरा था, फिर डालने को गया, फिर देखा कि
कोई चमकती हुई हरे रंग की आंखें इसको घूर रही है। ये छोड़ दिया, चला गया अपने घर, क्योंकि बहुत थक गया था ना। फिर दूसरे दिन ये नहीं आई, लीला नहीं आई। फिर ये अकेले झाड़ू लगा रहा है, फ़ोन किया, फ़ोन नहीं लगा। फिर कचरा डालने को गया कचरे के डब्बे में, तो फिर पाया कि फिर दो चमकदार आंखें इसको घूर रही है। प्लस सीन क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन है जो मुझे रोज घूरता है? शायद कोई भूखा कुत्ता है, सामने क्यों नहीं आता है? मैं कल उसके लिए बिस्किट लेकर आऊँगा। अगला दिन होता है, उसके लिए बिस्किट लेकर आता है अगली रात को। लीला आज भी नहीं आई थी। उसको बिस्किट खिलाने के लिए जैसे ही वो हरी आंखों के पास पहुंचता है, क्या पाता है? वो हरी आंखें वहां से गायब हो गई है, वहां पर कोई भी नहीं है। ये सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, वहीं पर बिस्किट छोड़ देता है और फिर अपना काम वाम कंप्लीट करके घर लौट जाता है। ऐसा आने वाले 2-3 दिनों तक और हुआ और लीला इन 2-3 दिनों तक और काम पर नहीं आई। फिर एक दिन लीला उसके साथ काम पर आती है। वो लीला से पूछता है कि अरे 1 हफ्ते होते आ गए थे, तुम कहाँ गायब थी भाई? लीला बोलती बस ऐसे ही आने की हिम्मत नहीं होती थी, थोड़ी तबीयत खराब थी। चलो आज से आ गई हूँ, तुम्हारे साथ काम कराऊंगी। रोज उसके साथ अब रात में झाड़ू लगाती। एक दिन की बात है, लीला पीछे छूट गई थी। ये झाड़ू लगाकर अब उसकी आदत हो गई थी ना कि अब यही कचरा कचरे के डब्बे में डाल रहा था। पहले तो लीला ये करती थी, लेकिन लीला ने पिछले 10-12 दिन से छुट्टी क्या ले ली थी, तो इसी की आदत पड़ गई थी कि झाड़ू भी यही लगा रहा है और कचरा उठा के कचरे के डब्बे में भी यही डाल रहा है। तो लीला पीछे झाड़ू लगा रही है, ये झाड़ू लगाते लगाते यहाँ तक ले आया अपने कचरे को कचरे के डब्बे के पास। ये उठा के उधर डाल ही रहा था कि उसे फिर से चमकती हुई आंखें दिखाई दी। इसने बोला ए रुक रुक, बिस्किट लेके आऊं तेरे लिए आज भी, रुक रुक। ऐसा करते दौड़ते हुए आगे बढ़ा तो आगे कोई भी नहीं था। इसने बोला साला ये पक्का कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये क्या चीज़ है जो रोज मुझे दिखाई देता है और एग्जैक्ट उसके पास पहुंचता हूं तो वो चीज़ गायब हो जाती है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये क्या है, क्या विचित्र चीज़ है। कि इतने में वो जो पीछे कचरा का डब्बा था, वो जो फुल लगभग हो चुका था, वो धड़ाम से गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। वो भारी डब्बा था कचरे का, वो धड़ाम से गिरता है और ये पलट के देखता है तो क्या पाता है कि कचरे के डब्बे का जितना भी कचरा है वो पूरा रोड में फैल गया है और कचरे का डब्बा भी रोड में है। मतलब लिटरली यहाँ से उठा के पीछे किसी ने कचरे के डब्बे को फेंक दिया इतनी दूर। लेकिन इतना भारी कचरे का डब्बा कौन उठा सकता था, इसको समझ में नहीं आया। इसने पलट कर देखा, लीला भी दिखाई नहीं दे रही है, कचरे का डब्बा भी गिरा हुआ है। अब ये उस कचरे के पास गया, बोला कि उठाता हूँ, इतनी देर में लीला आ जाएगी, इधर उधर होगी। ये कचरा उठाने लगा, उठा ही रहा था कि इसको पीछे से एक बहुत जोर का धक्का पड़ा, बहुत जोर का, जैसे किसी ने यहाँ पर बहुत किसी भारी चीज से मारा है। ये मुंह के बल मुंह छीलते हुए नीचे गिरा है। और जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो क्या पाया कि पीछे एक विचित्र सा भालू जैसा कुछ खड़ा हुआ है। लिटरली एक ऐसा क्रिएचर खड़ा हुआ है जिसने सोने का इतना मोटा हार सा कुछ पहना हुआ है, हाथ में 2 चमकदार इतने मोटे मोटे कंगन पहने हुआ है, उसी की हरी आंख चमक रही है, बहुत बड़ा मुंह एकदम विशाल का है, इसको ऐसा घूर रहा है। इसकी तो हवा टाइट हो गई। इसने सोचा बाप रे, यही मुझे पिछली 2-3 रातों से घूर रहा था। मैं समझ रहा था कोई कुत्ता बिल्ली है, हरी आंख वाला यही जीव था। इसने उसको बहुत जोर से लात मारा, वो चट्टान की जैसा भाई ऐसे का ऐसे ही खड़ा और घुर्राते हुए इसी को देख रहा है। और ये भागा है लात मार के, उसको लात से कुछ फर्क भी नहीं पड़ा, लेकिन ये भागा है दुम दबा के, बहुत तेजी से भाग रहा है चिल्लाते हुए बचाओ 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 बचाओ। पीछे पलट कर नहीं देख रहा है वो मेरा पीछा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भागते भागते थोड़ी आगे जाकर इसे कृष्ण मंदिर मिला। उस कृष्ण मंदिर के बाजू में मंदिर के ही पुजारी रहते थे। ये बहुत पुराना कृष्ण मंदिर था। पुजारी जी के घर का दरवाजा पीटने लगा, पुजारी जी खोलिए, बचाइए पुजारी जी। आधी रात में पुजारी जी का दिमाग खराब कि कौन आ गया है ऐसे। पुजारी जी ने दरवाजा खोले, बोले कौन है तू, ऐसे क्यों भाग के आ रहा है, कचरे की स्मेल आ रही तेरे पास से, कौन है, जा अशुद्ध है तू। बोला पुजारी जी मुझे बचा लीजिए, पुजारी जी मेरे पीछे एक राक्षस पड़ा हुआ है, वो मुझे मारने आ रहा है, सोने का मोटा मोटा कुछ पहना हुआ था। पुजारी जी ने जब इसको परेशान देखे और ऐसी बात करते हुए देखे तो बोले अरे अच्छा अंदर आ, अंदर। हाँ क्या हो गया, बैठ गया था। पुजारी जी ने अंदर बुलाया, बैठा है। पुजारी जी को इसने A to Z बात बताया। पुजारी जी ने बोले अरे बेटा, हो सकता है कि वो कोई बेताल हो जो ऐसे ही तेरे पास आ गया हो। देख तूने तो कुछ गलत किया नहीं है, तो वो तेरा गलत नहीं करेगा, वो बस तुझे दिख गया और एक तरीके से समझ ले तुझे उसने वार्निंग दे दिया है कि तू इतने बजे उस इलाके में मत जा।
तो मत जाना ना, इतनी रात में तू कहीं झाड़ू सफाई करने के लिए क्यों जाता है, सुबह सुबह जाना, ये सही समय नहीं है, सुबह जाना कल से। वो बेताल ने भी तुझे चेतावनी दिया है कि ये उसकी जगह है, उसको डिस्टर्ब मत कर, शायद वो उस समय वहाँ पर आराम कर रहा होता होगा। इसने सोचा और पुजारी जी को बोला, पुजारी जी धन्यवाद, मैं सचमुच में वहाँ पर इतनी रात में अब कभी जाऊँगा नहीं। अब पुजारी जी अपने सोने चले गए, ये भी अपना घर चला गया और सोचता रहा। सुबह हो गई कि मेरे साथ क्या हो गया क्या नहीं, लीला भी कहाँ चली गई, मैं जब गिरा था तो लीला मुझे दिखाई नहीं दी थी, कहीं उस बेताल ने लीला को कुछ कर तो नहीं दिया। ऐसा सोचते सोचते भाई अगला दिन निकल गया और ये फिर सेठ जी के पास गया और सेठ जी से बोला, सेठ जी मैं दिन में ही वहाँ पे साफ़ सफाई करने जाऊँगा। सेठ जी ने बोले, ठीक है भाई, तो दिन में ही चले जा, तेरी मर्जी, तू कभी रात बोलता है कभी दिन बोलता है, ठीक है दिन में ही कर लेना। अब ये दिन में ही 6 बजे वहाँ पर जाता, झाड़ू सफाई करता और अपने घर चले जाता। लेकिन एक और चीज़ ये नोटिस करता कि लीला फिर से आना बंद कर दी थी। लीला को फिर ये फ़ोन करता, लीला फ़ोन नहीं उठाती। उस एक ही रात लीला इसको मिली थी, फिर नहीं मिल रही थी, पिछले इतने दिनों से गायब थी, फिर एक रात आई फिर गायब हो गई। ये लीला के बारे में ऐसा भुलाने भी लगा। लेकिन एक दिन ये अपने घर पे रोटी खा रहा था और खाते खाते इसको लीला की बहुत याद सताई कि बहुत दिन हो गए यार, और मैं भी कैसा प्यार करने वाला हूँ। एक बार मैंने उसकी ठीक से खोज खबर लेने की भी नहीं सोचा। एक बार सेठ जी से ही बात करके देखता हूँ कि सेठ जी लीला ने काम छोड़ दी है क्या, क्यों छोड़ दी है। ये सेठ जी के पास गया, सेठ जी से बात किया, कचरा सेठ वो लीला थी ना अपने काम करने वाली, अच्छी लड़की थी, अपने साथ काम करती थी, आपने काम से क्यों निकाले उसको, कहाँ चली गई है वो, कहीं दूसरी जगह लग गई है क्या। सेठ जी बोलते हैं, लीला तेरे को पता नहीं है क्या रे। ये बोलता है, नहीं सेठ जी क्या मतलब क्या हुआ, क्यों कुछ प्रॉब्लम है क्या। सेठ जी बताते, वो लीला तो ख़त्म हो गई ना। बोले ख़त्म हो गई मतलब। सेठ जी बोलता है, अरे मर गई। ये बोलता है, क्या बात कर रहे हो सेठ जी। सेठ जी बोलते, हाँ हो गए उसको 20-22 दिन हो गए मरे हुए। ये बोलता है, सेठ जी 3 रात पहले तो जब मैं आखिरी रात वहाँ पर काम किया था, जिस दिन मेरे को वो भूत शैतान दिखा था वहाँ पे, उस रात को तो लीला आई थी काम करने, मेरे साथ झाड़ू लगाई है, ये 3 रात पहले की तो बात है। सेठ जी बोलते हैं, तू पीना पाना शुरू कर दिया क्या रे, नशा करना शुरू कर दिया है। मैंने तेरे को बोला था ना कि नशा वशा मेरे काम पे नहीं चलता है, अगली बार से तू ऐसा कुछ मार के आया नौकरी से निकाल दूंगा। ये बोलता है, सेठ जी भगवान कसम खा के बोलता हूँ कोई नशा नहीं करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ। लीला 3 रात पहले आई थी, मेरे को भूत दिखा था वहाँ पे, बेताल दिखा था, हाँ बेताल बोल रहे थे पुजारी जी, तो लीला आई हुई थी मेरे साथ झाड़ू लगा रही थी उसी रात। सेठ जी बोलते हैं, चल हट हट, नशा सूखे नशे करके आया साला, कुछ भी बोल रहा है। भूत दिखा था, बेताल दिखा था, लीला आई थी, 22 दिन पहले मर गई, तेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या वो। इसके तो पैरों तले जमीन निकल गई। बोले क्या बात कर। ये भागा भागा पुजारी जी के घर पर गया। पुजारी जी 3 रात पहले मैं आपके घर पर आया था, याद है आपको 3-4 रात पहले। पुजारी जी बोलते, हाँ तुझे कैसे भूल सकता हूँ भाई, तुझे मैं चोर डाकू समझ लिया था, बता क्या हो गया। बोले पुजारी जी ऐसा ऐसा हो गया यार, वो लीला एक लड़की थी, वो मेरे साथ उस रात को काम करने आई थी वहाँ पे, और सेठ जी बोल रहे वो तो 22 रात पहले मर गई है, ये कैसे हो सकता है। पुजारी जी बोलते, अरे बाप रे ये वाली बात है क्या, मेरे को सब समझ में आ गया है, सब समझ में आ गया बेटा। वो जो तुझे दिखाई दिया था ना बेताल, तुझे परेशान करने नहीं आया था, तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आया था, तेरी रक्षा करने आया था। ये बोलता है, कैसे कैसे हो सकता है पुजारी जी। पुजारी जी कहते हैं कि मुझे पूर्वाभास होता है बहुत सारी चीज़ों का, मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं तुझे बताता हूँ। वो लड़की की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, वो लड़की मरने के बाद भी तेरे साथ साथ उस जगह पर आती थी जहाँ पर तुम लोग काम किया करते थे, तेरे साथ ही भटकती थी। लेकिन एक बेताल जो हमेशा तेरे ऊपर नज़र रखा करता था कि तुझे वो आत्मा कुछ नुकसान ना पहुँचा दे। लेकिन फिर उस रात, जिस रात तू वहाँ पर काम कर रहा था, तू बेताल को एक कुत्ता समझ के बिस्किट देने गया था, तो तुझे पीछे से एक बहुत ज़ोर का किसी ने मारा था, और तू पलट कर देखा था तो तेरे पीछे बेताल खड़ा हुआ था। लेकिन वो रात को वो तुझे किसी ने मारा था, वो बेताल नहीं था, वो थी वही चुड़ैल, वही औरत की आत्मा, वही लीला की आत्मा। लेकिन तेरे ऊपर जैसे ही उसकी आत्मा ने वार करी,
वो बेताल तुझे बचाने के लिए वहां पर आ गया और तू पलट कर देखा तो तेरे पीछे बेताल ही खड़ा हुआ था, हरी आंखों वाला। तुझे लगा कि बेताल ने तुझे मारा है, लेकिन मारी तुझे उस चुड़ैल ने थी और बेताल ने तुझे बचाया था। तू भागकर मेरे पास आया और मुझे बताया कि तुझे मार लगी है, बेताल था। तो मैं तो जितना समझूंगा उतना ही बोलूंगा ना, लेकिन अब जो तू पूरा बता रहा है तो मेरे समझ में आ रहा है। बेटा, तेरे किसी जन्म के बहुत पुण्य कर्म है जो बेताल तेरे आस पास ही हमेशा रहता है। इसका तो सर चकरा गया, बोलता है पुजारी जी मैं घर जा रहा हूँ। ये घर गया और अपने पिताजी को सारी बात बताया। अब इसके पिताजी कहते हैं, बेटा तेरे ये सचमुच में पुण्य कर्म है जैसे पुजारी जी ने बताया। तो हमेशा से वो पीछे वाले पेड़ में पानी डालने जाता था ना, पीपल वाले पेड़ में। आस पड़ोस के लोग कहते थे कि उस पीपल के पेड़ में एक बेताल रहता है। अब तू उसमें जाने अनजाने में पानी डालता था। उस बेताल को प्यास से तृप्ति मिलती थी, उसको पानी से शायद शांति मिलती थी। वो तेरी रक्षा करने के लिए तेरे साथ घूमता होगा। वो चुड़ैल लीला की आत्मा प्रेत आत्मा बन गई होगी, तुझे कोई नुकसान पहुंचाने के लिए तेरे पास आई होगी, तेरी कोई हानि कर दे इस मकसद से। लेकिन वो बेताल हर वक्त तेरे साथ होता था। वो बेताल उसके ऊपर हमला कर दिया उस रात। तुझे ऐसा लगा कि तुझे नुकसान पहुंचाने वाला वो हरी आंखों वाला वो जीव है, लेकिन वो कोई साधारण जीव नहीं था। वो बल्कि बेताल था जो तेरी रक्षा करने के लिए उस चुड़ैल से वहाँ पर तेरे सामने अचानक से प्रकट हो गया था। इसने बोला, बाप रे, बताओ ऐसा भी होता है दुनिया में। जिसे मैं एक राक्षस समझ रहा था, एक शैतान समझ रहा था, वो तो मेरी रक्षा करने के लिए मुझे छिप छिप कर देखता था, हमेशा मेरे साथ होता था। ये घर के पीछे गया, प्रणाम किया, सर झुका के माफ़ी मांगा उस पेड़ के सामने और धन्यवाद किया कि आप नहीं होते तो पता नहीं वो चुड़ैल, वो आत्मा मेरे साथ क्या करती होती। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि इसी ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा, दिग्विजय नहीं। मैंने पढ़ा ना तो मैंने बोला क्या है ये सुनाने में थोड़ा सा टफ हो जाएगा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगी, लेकिन मैं इसको सुनाऊंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है भाई, मैं लेकर आ गया आप लोगों के सामने। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। एक बहुत अच्छी सीख मिली है, क्योंकि आज कि जीवन में आप भला करोगे किसी का भी तो घूम फिर कर आपका भला ही होना है, आपका कभी नुकसान नहीं होगा किसी पुण्य कर्म से। ये कर्म चक्र होता ही है दुनिया में। फिर आपकी भलाई करने के लिए किसी आत्मा, भूत, बेताल, ब्रह्म राक्षस को भी आना पड़े, वो आएंगे। तो बस ऐसी कोई भी कहानी या जानकारी आपके पास भी है तो इंस्टाग्राम में मुझे लिंक भेजना। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, मेरी मेल आईडी भी है। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। सब्सक्राइब भी कर देना भाई, और कमेंट भी ज़रूर करना, क्योंकि आपका लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट मिलता है तो वीडियो को पुश मिलता है और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है ऐसी ऐसी कहानी आपके सामने लाने का। तो चलिए, बाकी कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।